नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुधीर कुमार जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है अन्याय। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कहानी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अन्याय। उमा भाभी अभी तक आप सोई पड़ी है और अभी तक खाना भी नहीं बनाया। फिर माँ को भी दवाई खाने का टाइम हो रहा है, कुछ तो ख्याल कीजिए आप लोग। क्यों दीदी, सारा ख्याल का ठेका लेकर मैं ही बैठी हूँ। छोटी भाभी कहाँ है? वो भी तो इस घर की बहू है, वो खाना नहीं बना सकती। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझसे ऐसे नहीं उठा जा रहा है, कैसे खाना बनाऊंगी मैं? कहते हुए उमा ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। बेचारी लक्ष्मी अब अपनी छोटी भाभी अमृता के पास गई। उनसे बोली, अमृता भाभी, बड़ी भाभी के सर में तो दर्द हो रहा है, कम से कम आप ही खाना बना लो, माँ को दवाई खानी है। अब क्या बताऊं दीदी, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है और सुबह ही मेरा पीरियड आया है, मुझे तो उठा ही नहीं जा रहा है। और वैसे भी इस समय तो कोई मुझसे 2-3 दिन बात ही ना करे तो सही रहता है। दो टूक सा जवाब दिया अमृता ने। बेचारी लक्ष्मी उदास होकर अपनी माँ रमा के पास आकर बैठी। रमा जी बेटी का उदास चेहरा देखकर बोली, बोला था ना बेटा, मत जा, मत इनके चक्कर में पड़, ये नहीं सुधरने वाली है, ये तो इनका रोज का ही हो गया है। जब खुद को भूख लगेगी तो आकर कोई अपना थोड़ा बहुत बना लेगी, उसमें से मुझे जो मिल जाएगा मिल जाएगा। ये बस सुबह शाम अपने पतियों के रहने पर ही खाना बनाती हैं और बनाएंगी भी ऐसा कि तुरंत ही खाकर खत्म कर दो। इन्हें बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं है। मुझे दोपहर की दवाई खानी होती है, पर ये तो पूरी दोपहर आराम से ही सोती रहती है। किसी को कोई बीमारी नहीं है, किसी को कुछ बीमारी नहीं है, ये सब तुम्हें देखकर नाटक किए जा रहे हैं। कोई बात नहीं माँ, तुम बताओ क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। नहीं बेटी, तू बैठ, 1 घंटे के लिए मिलने आती है, उसमें भी किचन में लग जाएगी। रहने दे, मैं कुछ भी खा लूंगी हल्का सा। नहीं माँ, ऐसे कैसे खा लोगी कुछ भी? तुम रुको, मैं आती हूँ। कहते हुए लक्ष्मी किचन में गई और अपनी माँ के लिए खाना बना कर ले आई। उन्हें दोपहर की दवाई देनी थी। पूरा दिन निकल गया। लक्ष्मी सुबह से आई हुई थी, लेकिन अमृता और उमा किसी ने भी अपने कमरे से बाहर निकलना ठीक ही नहीं समझा। शाम को जब लक्ष्मी जाने लगी, तब तक उसका बड़ा भाई राजेंद्र और छोटा भाई पंकज भी आ गए थे। दोनों ने ही जिद करके लक्ष्मी को आज के लिए और रोक लिया। बेटों की बातें सुनकर रमा जी बोली, क्यों रोक रहे हो उसे? क्या फायदा है रोक कर? दोपहर को खाना बनाया उसने, फिर रात को भी उसी को बनाना पड़ेगा। सुबह से आई है, तुम दोनों की पत्नियां एक बार भी अपने कमरे से निकलकर उसका हालचाल पूछने तक नहीं आई है। दोनों ही अपने अपने कमरे में बहाने करके लेटी पड़ी है। क्या ही सुख मिलता है बेचारी को यहाँ पर आने का। आज तो आ गई तो मैंने टाइम पर दवाई खा ली, उसने खाना बनाकर दे दिया इसलिए, नहीं तो फिर वही रोज की तरह दोपहर की दवाई में खाली पेट ही खाकर सो जाती हूँ। क्या उमा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है? हैरानी से पूछा राजेंद्र ने। और भाभी के साथ साथ अमृता भी नहीं निकली? पंकज ने भी पूछा। नहीं बेटा, तुम लोगों को तो पता है ना उन दोनों की नौटंकी, आए दिन उनकी यही हरकतें होती रहती है। अभी बुलाता हूँ मैं। पंकज और राजेंद्र दोनों ही रमा जी के पास बैठ गए और अपनी अपनी पत्नी को आवाज देकर बुलाने लगे। अपनी अपनी पतियों की आवाज सुनकर दोनों ही अपने कमरों से बाहर निकल आई। राजेंद्र उमा से बोला, तुम्हें पता है ना, माँ को दोपहर की दवाई खानी होती है, फिर भी तुमने खाना नहीं बनाया। राजेंद्र, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो क्या मैंने ठेका ले रखा है खाने का? छोटी भी तो थी ना घर में, वो भी तो बना सकती थी। क्यों जीजी, मेरे भी तो पेट में दर्द हो रहा था ना, मैंने भी तो बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये क्या जरूरी है कि मेरा पेट दुखते हुए बीमारी में भी मैं उठकर खाना बनाऊं? अरे छोटी, अभी तुझे आए आए साल ही कितने हुए जो तू बड़ा खाना बना बना के थक गई है? तुम्हारे आने से पहले तो मैं ही सारा खाना बनाती थी। तो अब क्या हो गया जीजी, अभी मेरे नाम से लिखा हुआ है क्या कि खाना मैं बनाऊंगी? देखो जी, ये रोज रोज की नौटंकी हमसे नहीं होती है। पलटते हुए अमृता ने अपने पति से कहा। तो मैं भी कौन सी झेलना चाहती हूँ रोज रोज की नौटंकी? तुरंत ही बोल पड़ी उमा। राजेश राजेश से बोली राजेश से बोली, अब मैंने फैसला कर लिया है। माँ जी, अब हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अलग अलग रह लेंगे आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे रोज रोज की नौटंकी से तो अच्छा है कि हम अपना अलग अलग घर कर लें। रही बात माँ जी की, तो माँ जी सुबह मेरे यहाँ खा लेंगी, शाम को छोटी के यहाँ खा लेंगी। क्यों छोटी, सही है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ऐसे में हमें टेंशन भी नहीं होगी, हमारा काम भी हो जाएगा। और रही बात लक्ष्मी दीदी की, तो लक्ष्मी दीदी जब भी आएंगी गर्मी की छुट्टियों में तो 10 दिन मेरे यहाँ रह लेंगी, 10 दिन आप क्या रह लेंगी, है कि नहीं जी जी? अमृता बोली, बिल्कुल सही छोटी, ऐसे हमारी भी टेंशन नहीं होगी और सब काम भी आराम से निकल जाएगा और घर में भी शांति रहेगी। तो बेहतर है कि आप तो माँ जी हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए और हमको अलग अलग कर दीजिए। बहू की बात सुनकर रमा जी हैरान हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गया। बड़ी आस लेकर उन्होंने अपने बेटों की ओर देखा। दोनों ही हैरानी से अपनी अपनी पत्नियों को देख रहे थे। एक खाना बनाने को लेकर बात इतनी आगे बढ़ गई। अरे तुम लोग अलग हो जाओगी तो भी तुम लोगों को दोनों टाइम अपनी रसोई बनानी ही पड़ेगी ना। तो इससे तो अच्छा है कि तुम लोग एक में ही बना लो। नहीं राजेंद्र, अब मुश्किल है। वह आए दिन बीमार रहेगी तो कैसे अकेले में खाना बनाऊंगी हमेशा? मेरे बस की बात नहीं है। अरे तो कौन सी मेरे बस की बात है जीजी, मैं भी बीमार पड़ती हूँ तो आप कौन सा बीमार नहीं पड़ती हैं? आप भी तो जब देखो तब सर पकड़ के बैठी रहती हैं। खुद की बीमारी नहीं दिखती आपको, मेरी दिख जाती है। भाई साहब, शांति तो इसी में है कि हम अपने अपने हिस्से लेकर अलग हो जाए। इधर रमा जी बहू की बातें सुन लगातार रोई जा रही थी। उमा और अमृता आपस में लड़ रही थी। बेचारी लक्ष्मी, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसका मायका ऐसे बिखर रहा है, कैसे संभाले। पंकज के साथ साथ राजेंद्र भी अपना सर पकड़ के बैठ गया। कुछ सोचते हुए राजेंद्र बोला, ठीक है, अगर तुम लोग अलग होना ही चाहती हो तो हो जाओ। राजेंद्र के मुंह से इतना सुनते ही रमाजी, पंकज और लक्ष्मी सब हैरानी से राजेंद्र का ही मुंह देखने लगे। रमाजी आंखों में आंसू लिए हैरानी से बोली, बेटा ये कैसी बात कर रहा है? कम से कम मुझे चैन से मर जाने दे, फिर करना ये सब। हाँ भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहा हूँ मैं पंकज? सही तो कह रहा हूँ। रोज रोज के कचकच से तो अच्छा है ना कि ये दोनों अलग हो जाए। है कि नहीं उमा, है कि नहीं? उमा अपने पति की बातें सुन एकदम से खुश हो गई। उसे विश्वास ही नहीं था कि राजेंद्र ऐसे एकदम से मान जाएंगे। उसने तुरंत ही कहा, हाँ और नहीं तो क्या, रोज रोज की किचकिच से तो अच्छा ही है कि हम अपना अपना अलग घर कर ले। पंकज हैरानी से राजेंद्र को देखे जा रहा था। भैया, आप इतनी जल्दी भाभी की बातों में आ गए? आपके ही भरोसे तो मैं भी था। पापा के बाद आपने ही तो घर को अच्छे से संभाला था। तो तू क्या चाहता है पंकज, मैं अपनी पत्नी की बातें ना सुनूं, जिंदगी भर तुझे, माँ को और पूरे घर को लेकर चलूं? राजेंद्र ने धीरे से पंकज को आंख मारी, जो लक्ष्मी, पंकज और रमा जी ने देख लिया। अब तीनों की समझ में बात आ गई कि जरूर राजेंद्र के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। पंकज भी बोल उठा, हाँ तो ठीक है भैया, जब आप अलग होना चाहते हैं और आप अपनी पत्नी की बातें सुन रहे हैं तो मैं भी अपनी पत्नी की बात सुन लूंगा। मेरी भी पत्नी एक साथ नहीं रहना चाहती, उसे भी अलग होना है। अमृता खुशी से झूम उठी, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप मेरा साथ देंगे। बिल्कुल अमृता, तुम जैसा चाहती हो ठीक वैसा ही होगा। भैया, सबकी रजामंदी है तो अलग ही हो जाते हैं। चलो माँ, वकील के पास चलना है, आज के आज ही सारा मामला खत्म कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो, कहते हुए पंकज और राजेंद्र दोनों ही रमाजी और लक्ष्मी को लेकर वकील के पास चले गए। इधर उमा और अमृता दोनों ही फूले नहीं समा रही थी। दोनों ही अपनी अपनी गृहस्थी के सपने बुनने लगी। देखना छोटी, आज बंटवारा हो जाए, फिर जब मैं अपना घर अच्छे से सेट कर लूंगी तो मैं अब सोच रही हूँ कि दोपहर को फ्री टाइम में मैं अपने घर में अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी, बातें करेंगे, पूरा दोपहर मज़े से कटेगी। हाँ दीदी, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं जब अपना घर सेट कर लूँगी तो फिर मैं भी किटी पार्टी करूँगी। बस जीजी, अब हमारे भी अपने दिन आने वाले हैं। दोनों अपनी अपनी ख्यालों में खोए बातें की जा रही थी। करीब 2-3 घंटे के बाद राजेंद्र, रमाजी, पंकज और लक्ष्मी वापस आए। सबको घर आया देखा तो उमा खुशी के साथ भागकर राजेंद्र के पास पहुंच गई। अमृता भी पंकज के बगल में ही जाके खड़ी हो गई। दोनों बड़ी बेचैन थी, जल्दी से अपने अपने पतियों के मुंह से सुनने के लिए कि उनका हिस्सा कौन सा है घर में, उनका बंटवारा कैसे हुआ, ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा। अपनी माँ को बैठाकर खुद उनके बगल में राजेंद्र बैठ गया।
पंकज भी दूसरी ओर माँ के बगल में बैठ गया। लक्ष्मी भी वहीं दोनों भाइयों के पास बैठ गई। सबके चेहरे पर शांति थी सिवाय उमा और अमृता के। उमा की तो बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ राजेंद्र, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, चिंता मत करो। तुम जैसा चाहती थी ना वैसा ही हुआ है। अच्छा, तो फिर कौन कौन सा हिस्सा किसका है, ताकि हम अपनी अपनी व्यवस्था जमा सके? हाँ बिल्कुल, एक काम करो, ऊपर का जो पूरा हिस्सा है उसके दो भाग हुए, एक भाग तुम्हारा और एक भाग पंकज अमृता का। और नीचे बीच में बोल पड़ी अमृता, नीचे का पूरा हिस्सा माँ का है। माँ का? हैरानी से एक साथ ही अमृता और उमा दोनों ही बोल पड़ी। माँ के हिस्से की क्या जरूरत है? तुम लोगों ने 3 हिस्से किए हैं क्या? घर के तो 2 ही हिस्से होने चाहिए था ना, फिर तीसरा हिस्सा क्यों? इसलिए क्योंकि यह माँ की मर्जी थी, वह किसी के भी हिस्से में नहीं रहेगी, वह अपने हिस्से में रहेगी। उसने फैसला किया है, जो बहू उनकी सेवा करेगी, उनकी देखभाल करेगी, उनको टाइम पर खाना, चाय, पानी, नाश्ता देगी, उसी बहू को वह बाद में अपना हिस्सा देगी। घर के हिस्से के साथ साथ जो मेन रोड पर जमीन है ना, वह भी माँ के ही नाम पर है। क्या? जमीन भी? लेकिन राजेंद्र, तुम्हें पता है ना उस जमीन की कीमत क्या है? और वही महंगी जमीन अपने माँ के नाम कर दी आपने। अरे भाई, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे भी मैं होता कौन हूँ डिसाइड करने वाला कि माँ के हिस्से में क्या रहेगा? वो तो माँ की मर्जी है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी तो उनकी ही है। अब तो ये तुम दोनों के ऊपर है कि जो माँ की ज्यादा सेवा करेगा, जिससे माँ खुश हो जाए, अपनी जमीन उसे दे देंगी, अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगी। और अगर लक्ष्मी की इस घर में बेकदरी हुई, किसी ने भी लक्ष्मी को बेइज्जत करने की कोशिश की या ससुराल से आने पर उसकी सेवा नहीं की, तो फिर हो सकता है कि माँ अपनी प्रॉपर्टी लक्ष्मी के नाम कर जाए। राजेंद्र के मुंह से इतना सुनते ही उमा के साथ साथ अमृता भी हैरान रह गई। ये कैसा अजीब सा बंटवारा हुआ था? ये तो एक तरह से अन्याय है हम लोगों पर। एक तो घर के 2 हिस्से की जगह 3 हो गए, ऊपर से जो सबसे महंगी जमीन जो मेन रोड की थी वही माँ को दे दी तुमने। अब माँ जी का भरोसा नहीं, वह बहू को दे या बेटी को दे दे। ज्यादातर चांस तो यही है कि वो बेटी को ही दे देंगी अपना हिस्सा। अपना दिमाग लगाते हुए फिर तुरंत ही उमा बोल पड़ी, राजेंद्र, अब कैसी बातें करते हो? हमारे रहते हुए माँ जी को अलग रहने की क्या जरूरत है? मैं अलग हो जाती तो मैं इन्हें अपने साथ ही रखने वाली थी। माँ जी, माँ जी तो वैसे भी मेरे साथ ही रहेंगी, मुझे जमीन का लालच नहीं है, लेकिन माँ जी को हम ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? अरे जी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे माँ जी बस आपकी माँ जी हो, मेरी नहीं हो। ऐसे कैसे आप माँ जी को अपने साथ रखोगी? माँ जी मेरे साथ भी रहेंगी, आप ही अकेली थोड़ी ना उनकी बहू हो। माँ जी की छोटी बहू मैं हूँ, और वैसे भी आप मेरे से पहले इस घर में आई हो, इसलिए माँ जी की सेवा बहुत कर चुकी हो आप। अब मेरी बारी है। चलो चलो, बड़ी आई सेवा करने वाली। अरे मेरी बात तो सुनो तुम लोग, लड़ो मत। तुम दोनों ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि माँ को खुश रख सको। खास करके उमा, मैं तो चाहता हूँ कि यह जमीन मुझे मिल जाए, इसलिए तुम माँ का हर चीज में ख्याल अच्छे से रखना, ताकि माँ तुमसे खुश होकर जमीन तुम्हें दे दे। नहीं नहीं अमृता, भाई साहब को कहने दो, तुम भाभी से डबल ख्याल माँ का रखो। दोनों ही अपने पतियों की बातें सुनकर रमा जी के पास पहुंच गई। उमा ने कहा, माँ जी, अब से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आपको टाइम पर चाय, पानी, नाश्ता, खाना, दवाई सब मैं खुद अपने हाथों से दूंगी। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं हूँ ना, मैं आपका और दीदी का दोनों का ही ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कहते हुए फिर से दोनों आपस में लड़ने लगी। दोनों ही बहू को अपनी लिए इतनी फिक्र देखकर रमा जी दोनों बेटों को देखकर मुस्कुराने लगी। राजेंद्र और पंकज भी माँ की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर उन्हें इशारा करने लगे। रमा जी बोली, देखो, मेरे मन में क्या है क्या नहीं, ये तो तुम दोनों को नहीं बताऊंगी। अगर तुम दोनों मेरी एक बात मानो तो हो सकता है कि मैं तुम दोनों के मन का कर सकती हूँ। क्या माँ जी? कहिए ना, आप कहिए तो सही, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। उमा बोल पड़ी, हाँ माँ जी, बिल्कुल, मैं कभी आपकी बात टालने की हिम्मत नहीं करूंगी। क्या कर सकती हूँ? कभी नहीं करूंगी। अमृता ने भी कहा,
दोनों की बातें सुनकर रमा जी बोली, जब तुम दोनों को ही मेरी सेवा करनी है, मेरे खाने पीने का इतना ख्याल रखना है, जब सारा झगड़ा ही खाने को लेकर शुरू हुआ था और खाने पर ही खत्म हुआ है, तो बेहतर है कि एक में ही रहकर बनाओ, वो भी बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए। या तो मिल बांट कर काम कर लो, या तो अपना अपना काम बांट लो। अलग होने से तो अच्छा है कि अपना अपना काम बांट लो। एक टाइम की जिम्मेदारी बड़ी बहू और दूसरे टाइम की जिम्मेदारी छोटी बहू। तुम दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, फिर मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। हाँ माँ, ये बात भी सही है। माँ की बात सुनकर ही राजेंद्र बोला, तो ठीक है भैया, मुझे भी एतराज नहीं है। क्यों अमृता, सही है ना? तुम माँ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो ना? हाँ जी, मैं तो कब से कह रही हूँ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। बिल्कुल, मैं माँ जी को एक टाइम देख लूंगी। अमृता और उमा दोनों ही राजी खुशी सुबह शाम अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालती चली गई। अब दोनों की कोशिश यही होती कि अपने अपने टाइम पर वह कितना अच्छा से अच्छा खाना बनाकर रमा जी को खिलाए, उनकी कितनी सेवा करे कि माँ जी खुश होकर अपने हिस्से की जमीन उसके नाम कर दे। दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देखकर पंकज ने राजेंद्र से कहा, वाह भैया, क्या दिमाग लगाया है आपने। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अरे छोटे, जिस खाने को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी, उसी खाने पर आकर खत्म भी हो गई और बंटवारा भी होते होते रह गया। बेटों की बातें सुनकर रमा जी को रुलाई फूट पड़ी। आज उन्हें अपने दोनों ही बेटों पर गर्व हो रहा था और उसी गर्व की वजह से उनका गला रूंध रहा था। अपनी परवरिश पर उन्हें बड़ा नाज हो रहा था। वह बस दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि भगवान उनके बच्चों की बुद्धि ऐसे ही बनाए रखे। माँ के साथ साथ लक्ष्मी की आंखों में भी आंसू थे अपने भाइयों के प्यार को देखकर। एक छोटी सी समझदारी से उसका मायका आज टूटते टूटते बचा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी अन्याय, जिसे सुधीर कुमार जी ने लिखा। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।